इस वक्त का आज का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, और ये ओपिनियन पोल हम बार बार आपको बता रहे हैं, ये सारे अलायंस बनने के बाद हुआ है, जहां एनडीए में 38 पार्टियां आ गई, विपक्ष की 26 पार्टियां एकजुट हो गई हैं। यूसीसी के मुद्दे के बाद ये ओपिनियन पोल है। मणिपुर के हालात के बाद, और खासकर मणिपुर से जो वीडियो आया था उसके बाद, और उसको लेकर इस वक्त जो पूरे देश में आप कह सकते हैं राजनीति में उबाल है, उसके बाद ये हमने ओपिनियन पोल किया है। और इसलिए आज हम मणिपुर से ही, उत्तर पूर्व से ही आज का ओपिनियन पोल शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने मणिपुर का ही रिजल्ट आने जा रहा है ओपिनियन पोल का। मणिपुर के मुद्दे को लेकर के देश की संसद से लेकर सड़क तक हंगामा आपको दिखाई दे रहा है। पूरा विपक्ष लामबंद है प्रधानमंत्री को घेरने में, और हमारा ओपिनियन पोल, उसका नतीजा आपके सामने है। मणिपुर 2 सीटें हैं मणिपुर में लोकसभा की, और अगर आज चुनाव हो तो एनडीए यानी प्रधानमंत्री के गठबंधन को 47% वोट मिलता हुआ दिखाई देता है। इंडिया अलायंस को 32% वोट और अन्य को 21% वोट हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मणिपुर की 2 सीटों का ओपिनियन पोल है आपके सामने। मणिपुर के हालात अब पूरे देश से छुपे हुए नहीं हैं, और उन परिस्थितियों में भी 47% वोट एनडीए को जाता हुआ दिखाई देता है। इसका लेकिन ब्रेकअप आपको जानना जरूरी है। इस 47 में बीजेपी अपने दम पर कितना है, सहयोगी दलों का उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है। तो बीजेपी को 18% वोट है, एनपीएफ को 12% वोट है, एनपीपी को 17% वोट मिलता हुआ दिखाई देता है। ये तीनों पार्टियां एनडीए का हिस्सा हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी को अकेले 32% वोट मणिपुर में मिल जाएगा। आज के हालात में हमें ये देखने को मिला, 21% वोट अन्य को देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए, अगर अलायंस की बात करते हैं तो सहयोगी दलों के साथ बीजेपी बहुत आगे दिखाई देती है मणिपुर में, लेकिन अलायंस पार्टनर्स भी इस वक्त कुछ लोगों का मानना है कि बहुत सहज नहीं है इन हालात को लेकर बीजेपी के साथ इस वक्त। और कांग्रेस पार्टी अलग जरूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को एक मुश्त 30% से ज्यादा वोट जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने मणिपुर से प्रदीप जी इसलिए शुरुआत की क्योंकि मणिपुर को लेकर के इस वक्त इतनी बातें चल रही हैं। और क्या मणिपुर का मुद्दा मणिपुर तक ही रह जाएगा, या आपको लगता है कि इसका देश में कोई मैसेज जा रहा है? नहीं, निश्चित रूप से मणिपुर का मुद्दा मणिपुर तक नहीं रहेगा, पूरे देश में इसका मैसेज जाएगा। लेकिन ये निर्भर करेगा इस बात पर कि अपोजिशन इसको किस रूप में पेश करता है। देखिए, परसेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पब्लिक लाइफ में, खास तौर से इलेक्टोरल लाइफ में जो है, कि वो आप अपनी बात किस तरह से रखते हैं और लोग उससे कितना कन्विंस होते हैं, और जो बोल रहा है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और उसकी विश्वसनीयता अपनी कितनी है। ये सब फैक्टर्स मिलकर तय करते हैं कि इंपैक्ट कितना और कितनी दूर तक होगा। और जगह देखिए, हमने आपको वोट शेयर बताया, एनडीए बहुत आगे दिख रहा है, लेकिन जब आप सीटों की बात करेंगे तो मणिपुर की ये दोनों सीटें आज की परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई देती है। ये देखिए, ये फर्क है वोट शेयर का, और जब उसको आप सीट में ढालते हैं तब का। मणिपुर में आज चुनाव हो तो दोनों सीटें अलायंस को, कांग्रेस पार्टी गठबंधन को मिल जाएंगी, ऐसा हमारा अनुमान है। तो बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव की दृष्टि से इस वक्त मणिपुर के कम से कम हालात जो हैं बेहतर नहीं दिखाई दे रहे हैं। इंडिया अलायंस को दोनों सीटें, वोट तो आपने बताई भावेश, सब ये जानना चाह रहे होंगे, 47% वोट एनडीए का है, 32% कांग्रेस का है, सीट फिर भी दोनों कांग्रेस की। क्योंकि सभी दोनों जो एनडीए की जो तीनों अलायंस है, वहाँ पे एनपीएफ, एनपीपी और बीजेपी, उस दोनों सीटों पे अलग अलग चुनाव लड़े थे। अभी जो असेंबली हुआ था वहाँ भी सब अलग अलग चुनाव लड़े थे। तो वहाँ पे जो बीजेपी का जो सीट है, जो पिछली बार बीजेपी जीती थी, इनर मणिपुर जो जहाँ जीती थी, वहाँ पे उनको कांग्रेस, दोनों जगह कांग्रेस हमेशा फाइट में रही है, नंबर 1 नंबर 2 पार्टी हमेशा रही है। लेकिन जो बीजेपी के जो अलायंस है, कुछ यहाँ पे है और कुछ वहाँ पे, इनर और आउटर दोनों में बटे हुए हैं। पहला रीजन ये हुआ। दूसरा रीजन ये है कि जब ये 7 चुनाव लड़ेंगे तो इनका वोट का कन्वर्ट तो होगा नहीं, इसलिए कांग्रेस वहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। और चूंकि नेशनल चुनाव होगा तो उसमें जो बड़ी पार्टी होगी उनको ज़्यादा फायदा होगा, और कांग्रेस यहाँ दोनों सीट जीत सकती है। हर्षवर्धन जी, मणिपुर में ओपिनियन पोल बता रहा है कांग्रेस 2, एनडीए 0। नहीं, मुझे लगता है कि ये इस वक्त की जो एक तरह से कहते हैं ना, कई बार सेंटिमेंट सब पर हावी होता है। तो भावेश जी पर हावी भले न हुआ हो, लेकिन जिन्होंने भावेश जी को बताया होगा वो इस वक्त भावना में भरे हुए लोग हैं, वो भावुक हैं। मणिपुर से शर्मसार करने वाले वीडियो आए, मणिपुर में जिस तरह की घटना हुई उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की, वहां की सरकार और देश की सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं, जो उठने ही चाहिए। लेकिन जब आप कहते हैं कि मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें हैं, उसका चुनाव होगा तो किसको वोट जाएगा, यही तो आरोप लग रहा है बीरेन सिंह पर, कि वो वहां की बहुसंख्यक आबादी मैतेई के पक्ष में खड़े हैं।
यही तो आरोप लग रहा है कि वहां जो अफीम की खेती है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके 18,000 एकड़ जमीन को, जो वहां पॉपी कल्टीवेशन होता था, वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, वो लैंड बना दिया, फॉरेस्ट लैंड हो गई। तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी दोनों सीट हो सकता है ना जीत पाए, लेकिन एक सीट नहीं जीतेगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं दिख रहा है। एक सीट कम से कम आपको लगता है कि वहां बीजेपी के पास आनी चाहिए? मेजॉरिटी सेंटिमेंट बीजेपी के साथ है, कुछ क्यों जोड़ रहे हैं इसमें? मैं देखिए, हर्षवर्धन जी का ये कहना सही है कि बीजेपी एक सीट में जरूर फाइट में रहेगी, पर देखिए अभी जो माहौल चले उसमें दोनों वर्ग, दोनों जो क्लास हैं, जो मैतेय और कुकी, दोनों हताहत है, दोनों ही लोग इनसे नाराज हैं और इसका असर सिर्फ वहाँ नहीं, बाकी राज्यों में भी दिखेगा। लेकिन जहाँ पे उसकी नंबर्स जितने कम होंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। मणिपुर में जहाँ तक बात है, जो आउटर मणिपुर है, वहाँ पे बीजेपी वैसे भी पिछली बार बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी, वहाँ पे कांग्रेस और एनपीएफ के बीच फाइट हुई थी। एनपीएफ बीजेपी का अलायंस जरूर है, लेकिन बीजेपी वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेजेंस नहीं रखती। देखिए, हमने मणिपुर से शुरुआत की, मणिपुर को लेकर चर्चा ज्यादा, और मणिपुर का असर क्या मणिपुर के बाहर, पूर्वोत्तर के भी बाहर जाएगा, यह भी हमारे सामने सवाल था। राशिद किदवई साहब, सर्वे में तो अभी बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कहीं ना कहीं मणिपुर को लेकर जो माहौल बना है और विपक्ष जिसको और आगे बढ़ाना चाहता है, मणिपुर खास में तो उसका असर दिख रहा है। जी सौरभ, देखिए मैं अपने मित्र हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से इस तरीके से सहमत हूं कि सीटें जिसकी भी आई, हो सकता है ऐन मुमकिन हो कि वो दोनों सदस्य जो है वो एनडीए में चले जाएं। मेजॉरिटी देखिए, आप पूर्वोत्तर की राजनीति देखें तो असम और त्रिपुरा को छोड़ के भाजपा का कहीं पर भी व्यापक जन आधार नहीं है, लेकिन सरकारें हैं। मैं पिछले चुनाव में था, मेघालय में मैंने देखा भाजपा की उतनी ही सीटें आई जितनी पिछली बार थी, यानी 2 से 5 के बीच में, और पूरा का पूरा बहुमत मिल गया। जिसके खिलाफ लड़े वो भी उनके साथ हो गया। तो ये पूरी वहां की राजनीतिक स्थिति जो है बड़ी अजीब है और दिलचस्प है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाजपा के लिए अपने बूते पे अगर वो बहुमत देश से, मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया से लाती है, तो मणिपुर वाले भी हो सकता है खिसक जाए। लेकिन अगर सामान्य चुनाव होता है बीजेपी की, अगर जैसे मैंने कहा 220 सीटें देश भर में आती हैं, तो ये सब लोग कोई नहीं मतलब खिसकेंगे और एक वैकल्पिक सरकार बनने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। देखिए, मणिपुर के अलावा उत्तर पूर्व में आसाम को आप जोड़ दीजिए तो 25 लोकसभा सीटें आती हैं, और बीजेपी ने ये नॉर्थ ईस्ट रीजन भी पूरी तरीके से स्वीप किया था 2019 के अंदर। तो अब हम यहाँ मणिपुर के बाद मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, त्रिपुरा, सिक्किम, असम क्या कह रहा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन मणिपुर को लेकर जहां इतना सवाल हुआ, और बीजेपी के आप नेताओं से बात कीजिए या बीजेपी के समर्थकों से बात कीजिए, तो उनका कहना यह है कि वहां के हालात जो हैं उसके पीछे हिस्टोरिकल वजह हैं, और नरेंद्र मोदी एक किस्म से उन दशकों पुरानी मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के हालात जो हैं बड़ी पुरानी बीमारी को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जो भावेश ने कहा, अभी कुछ नाराजगी वहां पर जरूर है बीजेपी के साथ, ये दिखाई दे रहा है ओपिनियन पोल में भी। संजीव श्रीवास्तव जी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी हिस्टोरिकल मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेगेसी इश्यूज हैं नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में, हम सबको मालूम है लेगेसी इश्यूज हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग जगह अलग अलग मुद्दे हैं, बट इस मणिपुर का जो रियल प्रॉब्लम इस समय आ रहा है, वो जैसे थोड़ी देर पहले प्रदीप जी ने कहा था कि परसेप्शन का बड़ा भारी इशू होता है। तो बस किसी के ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर, जिनका दुनिया में बोलबाला है, जो किसी भी देश में किसी भी लीडर के सामने कुछ भी बात करते हैं और अपनी बात पुख्ता ढंग से रखते हैं, वो मणिपुर पे सिर्फ 30 सेकंड बोल के पार्लियामेंट चलता था, बाहर बोल के चुप क्यों हो गए? क्यों नहीं एक फोर्थराइट तरीके से, एक खुले तरीके से, जिस तरह से एक देश के नेता को, देश के प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए, दिल की बात रखनी चाहिए, वो जो एक हिचकिचाहट दिख रही है कि किस कोई भी कारण हो, मैं उनको कैसे रीड करूं, बट वो परसेप्शन की लड़ाई बीजेपी हार रही है। अगर कल को नागालैंड में कुछ होता है, मणिपुर में कुछ हुआ है, तो देखिए हर जगह के रीजंस हिस्टोरिक होते हैं, लेकिन आप उनको उस समय कैसे एड्रेस करते हैं और आपके पब्लिक एक पॉस्चरिंग क्या रहती है, वो दोनों में बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर इस समय कमजोर नजर आ रहे हैं, वो डिसाइसिव नहीं नजर आ रहे। क्या कहेंगे इस पर समीर साहब? मणिपुर को लेकर जो माहौल बना उसमें बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है, ये संजीव जी का कहना है। देखिए, मैं आपको 2014 के पहले ले जाना चाहता हूं। आप देखिए 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी की वहां पर क्या स्थिति थी, बहुत वीक थी भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट के अंदर। लेकिन 2014 में जब केंद्र में सरकार बनी, अमित शाह अध्यक्ष बने, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने लगातार नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों का दौरा किया। प्रधानमंत्री तो 9 साल में 40 बार से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट होकर आ गए। तो मुझे लग रहा है उसके बाद उन्होंने नॉर्थ ईस्ट
का गठन किया और उसमें हेमंता विश्व शर्मा को उसका संयोजक भी बनाया। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने संगठन लेवल पे बहुत वहाँ अच्छा काम किया है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उनको उसका फायदा मिलने वाला है। नहीं, वो कह रहे हैं कि आज का इशू कैसे हैंडल किया, सवाल ये है। हाँ, ये जरूर ठीक है, पुरानी समस्या है दोनों समुदायों के बीच जो चली आ रही है लंबे समय से, उसमें जरूर थोड़ी सी पार्टी से चूक हुई। इस बात को मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार को इसके अंदर दखल देना था, और अमित शाह खुद वहां 3 दिन रह के आए, उसके बाद उन्होंने सर्वदलीय बैठक करी, इसके सबसे चर्चा करी इसके अंदर। ठीक है, प्रधानमंत्री वक्तव्य का मांग कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है अमित शाह खुद राज्यसभा में उन्होंने लिख दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर लिखा, लोकसभा में उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को पत्र लिखा कि भाई हम चर्चा करना चाहते हैं, आप संसद में चर्चा कीजिए, मैं जवाब दूंगा। तो मुझे लग रहा है विपक्ष को भी थोड़ा बड़ा मन रख के गृह मंत्री की बात सुनना चाहिए थी और संसद को चलने देना। अब सवाल हमारे सामने ये भी है कि ये मणिपुर का ही मूड है या पूरे उत्तर पूर्व में इसका ये मूड, ऐसा ही मूड दिखाई दे रहा है? आगे जब सीटें खुलेंगी और राज्यों की तो आपको पता चलेगा। जी संजीव जी, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, बस मैं यही कह रहा था कि मैं मेरे साथी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि पिछली कई दशकों में जिस तरह से एक फोकस रहा है बीजेपी की सरकार का, मैं खुद 1-2 बार नॉर्थ ईस्ट की फ्लाइट्स में सेंट्रल मिनिस्टर्स, एक बार निर्मला सीतारमन थी उसी फ्लाइट में, तो वो बता रही थी, आज से 4-5 साल पहले की बात है हालांकि, कि भाई एवरी वीक या फोर्टनाइट उनको अपने सैटरडे संडे वीकेंड्स किसी न किसी स्टेट में जाना होता है। और नॉर्थ ईस्ट पे बहुत जबरदस्त फोकस रहा है, इससे कोई पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रस्ट भी रहा है बीजेपी का। लेकिन मणिपुर के मामले में एकदम ऐसे क्यों चारों खाने चित दिख रही है? और अमित शाह जी का प्रपोजल है कि हमसे बात कर लीजिए, मेरा वक्तव्य सुन लीजिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो देश के क्या दुनिया के बेहतरीन ओरेटर बताते हैं उनके समर्थक, वो अपना इस पे मुंह खोलने से, इत्मीनान से क्यों कतरा रहे हैं? ये भी समझ से थोड़ा परे है। जनता इस पर क्या सोचती है वो मैं पूछूं उससे पहले राशिद जी भी कुछ जोड़ रहे थे इसमें। जी चलो, मैं ये कह रहा था, देखिए ये तर्क कि वो कितनी बार गए, 40 बार गए, 9 साल बहुत ज्यादा होते हैं, अतीत की हम बात करना मतलब बिल्कुल बेईमानी है, ये बड़ा लचर तरीके का तर्क है। बात ये, जैसे गालिब ने कहा था, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई, वहां पर मरहम रखने की जरूरत है, राष्ट्रपति शासन की जरूरत है, कड़े मतलब उसकी बात है, व्यक्ति क्या सदन में क्या बयान दे सकते नहीं दे सकते, ये बिल्कुल हल्की बात है। बात सबसे पहली ये है कि वहां जो इस तरीके का एक पूरा एथनिक क्लिंजिंग का मामला आ रहा है, उस पर सरकार ने क्या किया? जितनी बार गए उससे क्या फायदा होगा? जितने घंटे मीटिंग की उससे क्या फायदा हुआ? हम तो आउटकम यहां जानना चाहते हैं। ठीक, क्या मणिपुर से नरेंद्र मोदी की स्ट्रांग लीडर की, फैसले लेने वाली लीडर को कुछ चोट पहुंची? हर्षवर्धन जी। नहीं, परसेप्शन के तौर पर निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जिस तरह से उनका व्यवहार रहता है, जिस तरह से वो एक प्रधानमंत्री के तौर पर, नेता के तौर पर दिखते हैं, मणिपुर को लेकर परसेप्शन गड़बड़ हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में भी लगातार इससे भी बुरे घटनाक्रम हुए हैं। यहां अगर 2 ट्राइब्स एक दूसरे के सामने हैं, तो बंगाल में पहली बार देश में हुआ कि किसी राज्य के विधानसभा चुनाव के बाद वहां के लोगों को छोड़कर दूसरे राज्य में भागकर जाना पड़ा। अभी हुए पंचायत चुनाव में जो जीत गया, लड़ा और जीत गया, उसके बाद उसको अपने घर लौटने में 3 दिन लगे, जंगल में रुका वो। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने राज्यों की घटना पर उस तरह से बात नहीं की। हां, अगर आप कहेंगे नेता के तौर पर, मुझे भी लगता है कि उनको बात रखनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि वहां उन्हीं की पार्टी की सरकार है। और यहां एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जब आप कह रहे हैं कि एन बीरेन सिंह की सरकार है, यह सरकार के निर्णय से नहीं हुआ, न राज्य न केंद्र, न वहां कोई ऐसी घटना किसी राजनीतिक दल की हुई, यह उच्च न्यायालय का एक निर्णय आता है। यहां जवाबदेही बीरेन सिंह की बनती है कि वो क्यों नहीं इसको संभाल पाए और अभी भी क्यों नहीं संभला, जिस पर प्रधानमंत्री को देश सुनना चाहता है। यह बिल्कुल दुरुस्त बात है। चलिए, तो मणिपुर को लेकर के जो सर्वे में लोगों की राय दिखी है, वो बीजेपी के लिए कोई बेहतर राय नहीं है। दोनों राज्य मणिपुर की कांग्रेस पार्टी जीत सकती है अगर आज चुनाव हो जाए, ये हमें वहां की आवाज सुनाई देती है, हमारे सर्वे का नतीजा है।